हेलो दोस्तों, माइंडफिट ग्रोथ चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर, एक लाइफ कोच और एक माइंड कोच। आज आप लोगों में से ही किसी के डिमांड पर तैयार किए गए एक बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू की तैयारी को लेकर बात करेंगे। जो बातें इस इंटरव्यू के लिए ज़रूरी हैं, कमोबेश वही बातें दूसरे जो इंटरव्यूज होते हैं उनके लिए भी ज़रूरी होती हैं। इंडियन डिफेंस फोर्सेज में जाने के लिए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू ज़रूर कुछ थोड़ा सा अलग होता है। सिविल सर्विसेज में टिपिकली आधे घंटे का इंटरव्यू होता है दोस्तों, लेकिन जब आप एसएसबी की बात करते हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू की बात करते हैं, तो वहाँ 4 से 5 दिनों तक इंटरव्यू चलता है। बाय द वे, मैंने इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए 1991 में इलाहाबाद बोर्ड से अपने पहले ही अटेम्प्ट में इंटरव्यू क्लियर किया था। हालांकि आर्मी छोड़ने के बाद मैंने यूपीपीसीएस का लखनऊ में जो इंटरव्यू दिया था उसमें मैं पास नहीं हो पाया। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको एकेडमिक तरीके से इंटरव्यू की तैयारी के बारे में बताना शुरू करूं, मैं आपको अपने ही आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल या कहें कि मनोवैज्ञानिक तरीके से इंटरव्यू में सफलता का एक तरीका बता रहा हूँ, एक गुर सिखा रहा हूँ। अब यह आपके ऊपर है कि आप उस पर कितना भरोसा, कितना फेथ रखते हैं, उसका कितना अभ्यास, प्रैक्टिस करते हैं। वैसे यह तरीका है पूरी तरह से वैज्ञानिक। आप जरा आंख बंद कर लें, अपनी कल्पना करें कि आईएएस या आईपीएस आप जो भी बनना चाहते हैं, बन जाने के बाद कैसे आप लोगों से मिल रहे हैं, कैसे आप चल फिर रहे हैं, आपको भीतर से कैसा महसूस हो रहा है, आपको जैसा लग रहा है। अगर आप उस इमोशनल स्टेट को अभी और आगे भी बनाए रख सकते हैं, अलबत्ता उसी के साथ जीना शुरू भी कर सकते हैं, रोज उसी को फील कर सकते हैं, तो आपका सिविल सर्विस क्लियर करना मात्र एक औपचारिकता रह जाएगा। क्योंकि सिविल सर्वेंट बनने के बाद आप जैसा महसूस करने वाले थे वैसा अभी ही महसूस करने से सिविल सर्वेंट बनने की घटना भविष्य के अंधकार से आपके वर्तमान की रोशनी की ओर अभी ही चल पड़ेगी, राइट। उसकी आपसे मुलाकात सिर्फ समय की बात रह जाएगी। आप बस इतना सुनिश्चित करें कि रोज 2 से 3 मिनट का विजुअलाइजेशन करने का समय निकाल लें। बहरहाल, जो लोग आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक तरीके से नहीं बल्कि सांसारिक और एकेडमिक तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह वीडियो बहुत काम का है। आप चाहे पहली बार यह इंटरव्यू दे रहे हैं या आप पुराने उस्ताद हैं और 2-3 बार देने के बाद अब आपका यह आखिरी अटेम्प्ट है, यहाँ दी जा रही गाइडेंस आप सबके काम आने वाली है, राइट। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम इंटरव्यू के अलग अलग हिस्सों के लिए अलग अलग रणनीतियों पर बात करना शुरू करें, आपके लिए यूपीएससी के इंटरव्यू फॉर्मेट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह जो इंटरव्यू है, जिसे पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहते हैं, टिपिकली 30 मिनट का होता है, अनटिल अनलेस कि आप बहुत ही मज़ेदार व्यक्ति ना हो जिससे बात करने में इंटरव्यू लेने वालों को अभूतपूर्व मज़ा आए। जहाँ तक इंटरव्यू के कंटेंट का सवाल है दोस्तों, तो इसमें आपसे करंट अफेयर्स पर, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जनरल नॉलेज और आपके पर्सनल इंटरेस्ट और आपकी हॉबी से जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं। कैसे करें इंटरव्यू की तैयारी? दोस्तों, इस इंटरव्यू यानी पर्सनैलिटी टेस्ट के कई पहलू हैं, कई फेसेट्स हैं, और आपको सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी करनी होगी, राइट। आपको एक बेसिक सच्चाई को समझ लेना होगा। जब आप किसी खास पोजीशन के लिए उम्मीदवारों की छटनी करते हो, तो उनमें सबसे पहली खासियत के रूप में उनके कॉन्फिडेंस को देखते हो। जिसका कॉन्फिडेंस ही हिला हुआ हो उसे आप नहीं लेते। मैंने अपने 30 साल के करियर में बहुत सारे उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए हैं और मैं कभी कॉन्फिडेंस से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सका। यह कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? यूपीएससी इंटरव्यू की बात करें दोस्तों, तो यह आपकी नॉलेज से आने वाला है। जनरल नॉलेज, सब्जेक्ट की नॉलेज और करंट अफेयर से थोड़ा स्मार्टली 2-4 होना आपको आना चाहिए। एग्ज़ाम क्लियर करने के ओवर कॉन्फिडेंस को कभी राह का रोड़ा न बनने दें। जाट को तभी मरा समझे जबकि उसकी 13वीं हो जाए। जब तक आप यूपीएससी का इंटरव्यू न क्लियर कर लें, तब तक आप कॉलर को थोड़ा सा
नीचे ही रखें तो ज़्यादा बेहतर, राइट। इंटरव्यू की तैयारी जोरदार हो, इसके लिए इन ज़रूरी बातों का रखें पूरा ख्याल। कौन कौन सी बातें? पहली बात, अपने रिज्यूम के पंडित बने। दोस्तों, जब आप इंटरव्यू के लिए एक उम्मीदवार बन इंटरव्यू लेने वाले पैनल के सामने बैठे होते हैं तो जीवन में पहली बार ऐसा कर रहे होते हैं, पहली बार उनके मुखातिब आते हैं। पैनल में शामिल हर इंटरव्यूअर आपसे पहली बार मिल रहा होता है, उसके हाथ में आपका क्या होता है? रिज्यूम होता है। आपने इस रिज्यूम में जो भी लिखा होता है उनमें से कुछ भी उनकी जिज्ञासा को जगा सकता है। अरे, तुमने उत्तराखंड की उत्तरकाशी से पढ़ाई की है, जरा बताना तो ये दीवारों पर दरारें पड़ने का क्या मामला है? अरे, तुम्हारी हॉबी शास्त्रीय संगीत है। भाई, ये राग क्या होते हैं? सुना है कि सुबह के अलग राग होते हैं, शाम के अलग राग होते हैं। अरे, तुम 1996 में पैदा हुए हो, तो जरा बताओ इस साल देश की राजनीति में सबसे बड़ी घटना क्या घटी थी? यानी आपने अपने रिज्यूम में जो कुछ भी लिखा है, हर लिखे हुए का इतिहास, गणित, भूगोल आपको पता होना चाहिए। और क्योंकि आपके रिज्यूम से इंटरव्यू की शुरुआत में ही सवाल पूछ लिए जाएंगे, तो यह बहुत ज़रूरी है कि शुरू में पूछे सवालों का आप संतोषजनक और पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब दें। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ऐसा बोलते हैं ना। हालांकि मैं नहीं मानता इस बात को। पहला इंप्रेशन बहुत अच्छा नहीं भी पड़ा तो भी चीज़ें संभाली जा सकती हैं, बेहतर बनाई जा सकती हैं। लेकिन पहला ही इंप्रेशन अगर अच्छा बन सकता है तो बुरा क्या है? नहीं, अगर मक्खन जैसी शुरुआत हो जाए दोस्तों, पहले ही कुछ सवालों का आप अपनी उम्मीद से ज़्यादा वजनदार और लिज्जतदार जवाब दे दें तो अच्छा ही है ना? नहीं। दूसरी बात, करंट अफेयर्स में मास्टरी। दोस्तों, अगर आप वाकई इंटरव्यू के लिए सीरियस हैं, गंभीर हैं, तो करंट अफेयर्स के अफेयर में पड़ जाएं, राइट। देश विदेश की ताज़ा घटनाओं की जानकारी, राज्य और जिलों में क्या चल रहा है, इसके लिए आपको अखबार और मैगजीन्स पढ़ने की आदत डालनी ही होगी। आजकल ऑनलाइन कंटेंट की भी बाढ़ आई हुई है। अखबार अगर आप पढ़ते हैं तो ये सुनिश्चित करें कि आप नेशनल न्यूज़पेपर ही पढ़ें, और उनमें भी वो न्यूज़पेपर पढ़ें जो कि नामचीन हो, यानी रेप्यूटेड हो। यूपीएससी के लिए मुझे लगता है कि द हिंदू का एक अलग ही इम्पोर्टेंस है, एक अलग ही उसका इतिहास है। अखबारों के एडिटोरियल्स पढ़ने की आदत डालें ताकि आपको घटनाओं की नॉलेज ही नहीं बल्कि उन्हें जन्म देने वाली वजहों के बारे में भी पता हो, राइट। करंट अफेयर्स में पारंगत होने का एक तरीका दोस्तों के साथ डिस्कशन है। करीबी दोस्तों के बीच दिखावा नहीं होता, वहाँ आप बिंदास अपनी अज्ञानता भी दिखा सकते हैं। उनके साथ खुलकर किसी भी करंट टॉपिक पर बहस कर सकते हैं। जितना आप बहस करेंगे उतना उस विषय पर आपकी समझ बढ़ेगी। इस बात का ख्याल रखें, राइट। तीसरी बात, मॉक इंटरव्यूज जरूर दें। दोस्तों, मैं एक मैराथन रनर हूँ। मुझे मालूम है कि जिस रूट पर मुझे मैराथन दौड़नी है उस पर एक बार अगर मैं दौड़ लगा लूँ मैराथन से पहले, तो इससे मुझे असली मैराथन ठीक से दौड़ने में बहुत मदद मिलती है। जानते हैं कि इसकी वजह क्या है? होता यह है कि जब आप कोई भी काम पहली बार करते हैं तो उस काम को करने का आपके दिमाग में एक न्यूरल सर्किट बन जाता है। वह सर्किट जितनी बार बनता है उतना मजबूत भी होते जाता है, और वह काम जिसके लिए वो सर्किट बनता है आपके लिए आसान होते जाता है। मॉक इंटरव्यूज भी आपके दिमाग में इंटरव्यू का क्या बनाते हैं? न्यूरल सर्किट तैयार करते हैं। आप जितने मॉक इंटरव्यूज देंगे उतना ही यह सर्किट मजबूत होता जाएगा और आप असली इंटरव्यू में उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आजकल तो बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मॉक इंटरव्यूज करवाते हैं। विकास दिव्य कीर्ति खासे लोकप्रिय हैं। अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो आप उनकी शरण भी जा सकते हैं। पर मॉक टेस्ट और मॉक इंटरव्यूज दोनों बहुत मददगार साबित होते हैं दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए अपनी काबिलियत पर ओवर कॉन्फिडेंस करके किसे मॉक इंटरव्यूज को नज़रअंदाज करने की भूल हरगिज न करें, राइट। चौथी बात, अपने DAF डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को जान लें ठीक से। दोस्तों, यह जान लें कि आपका जो DAF फॉर्म होता है वह एक तरह से आपके इंटरव्यू का रोड मैप होता है। इस फॉर्म में आपने अपने बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी होती हैं,
अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बताया होता है, अपनी हॉबीज और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में आपने जो बताया होता है, सभी से जुड़े संभावित सवालों के जवाब तैयार कर लें। आप जानते ही हैं कि DAF यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित कई परीक्षाओं के सिलेक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाला एक बहुत ही अहम डॉक्यूमेंट है। इसमें उम्मीदवारों की सारी पर्सनल डिटेल्स रहती है। आपने यहाँ अपने बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी होती हैं वही इंटरव्यू लेने वालों के सवालों का आधार भी बनता है। तो एक बार ठीक से जान लें कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहती हैं। इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहती हैं, आपके वर्क एक्सपीरियंस की जानकारी होती है। इसी में आपको एग्जामिनेशन सेंटर की चॉइस देनी होती है कि कहाँ आप एग्ज़ाम देना चाहेंगे। आपको अपनी सर्विसेज को लेकर भी प्रीफरेंसेस देनी होती हैं, राइट। पांचवी बात, डेवलप क्लैरिटी ऑफ थॉट। दोस्तों, कहने में यह जरा सी बात लग रही है, डेवलप क्लैरिटी ऑफ थॉट, ऐसे कि आपके चाहने भर से ही यह डेवलप हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्लैरिटी ऑफ थॉट लाने के लिए कई लेवल्स पर खुद पर काम करने की ज़रूरत होती है। ऐसी क्लैरिटी जो 10 मिनट की बातचीत में ही इंटरव्यू लेने वालों को कन्विंस कर दे कि देश के भविष्य को तुम्हारे हाथों में सुरक्षित रखा जा सकता है। ऐसी क्लैरिटी पाने के लिए सालों की मेहनत लगती है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, पर आप यह सब वास्तव में करें भी, ऐसा तो आपको ही सुनिश्चित करना होगा, राइट। यहाँ मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए मैं आपको सिर्फ क्या करना है बताऊंगा। कैसे करना है यह आप खुद तय करेंगे, राइट। सबसे पहले तो आपको यूपीएससी का सारा जो सिलेबस है उसे देख लेना है और उसमें जो जो दिया गया है उस सब की तैयारी करनी है। इंटरव्यू के बाद दोस्तों को यह नहीं कहना कि भाई मैंने ठीक से सिलेबस देखा ही नहीं और इसलिए मेरा ये रह गया। करंट अफेयर्स को लेकर 100% अपडेटेड रहो। जिस दिन इंटरव्यू है उस दिन के भी छोटे बड़े डेवलपमेंट्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि देश विदेश में उस दिन क्या चल रहा है। बाकी पूरे साल तो आपने अखबार पत्रिकाएं आदि पढ़ी ही होंगी। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस भी ज़रूर करो। अगर नहीं पता कि कैसे करनी है तो मेरा वीडियो देखो, मैं लिंक दे रहा हूँ। माइंडफुलनेस ही आपकी एकाग्रता और आपका जो फोकस है उसको बढ़ाएगा। अपने विचारों को ऑर्गेनाइज करने का अभ्यास करो। हर सवाल के जवाब में बोलने से पहले धीमी गहरी सांस लेकर थोड़ा पॉज लो, राइट। सवाल सुनते ही उतावले होकर जवाब मत देने लग जाओ। जो कॉन्सेप्ट्स बहुत कॉम्प्लेक्स हैं उन्हें थोड़ा सिंपल करके बताओ, थोड़ा सिंपल कर लो उनको, राइट। अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारने के लिए भी प्रैक्टिस करो। उम्मीद है आपने कम्युनिकेशन पर मेरा वीडियो देख ही लिया होगा, इसका लिंक भी मैं नीचे दे रहा हूं, राइट। इंटरव्यू के दौरान आपको अपनी टोन किस पेस में बात कर रहे हैं और अपनी बॉडी लैंग्वेज पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, इनका आपके मुखातिब इंटरव्यू लेने वालों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इन बातों को मैंने डिटेल में कम्युनिकेशन वाले वीडियो में बताया हुआ है, उसे न देखकर आप अपना ही नुकसान करेंगे, ये बात मैं आपको बता देता हूँ, राइट। मॉक इंटरव्यू देने से आपको फायदा होगा क्योंकि वह आपके माइंड में न्यूरल सर्किट बनाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको इंटरव्यू के दौरान शांत और रिलैक्स रहना है। यह बात कहनी आसान है पर करना बहुत मुश्किल, लेकिन आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स की मदद से ऐसा कर सकते हैं। सिर्फ सांस पर ध्यान देने मात्र से आप बहुत शांत महसूस करेंगे। क्लैरिटी ऑफ थॉट लाने के लिए यह भी बहुत ज़रूरी है कि आप ऑनेस्ट और ऑथेंटिक रहें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसका ख्याल रखें, क्योंकि झूठ बोलने या झूठा जवाब देते हुए आप अपनी क्लैरिटी को खो देंगे। यह बहुत ही ऑटोमेटिक तरीके से होता है दोस्तों, इसमें आप खुद को स्मार्ट समझने की भूल न करें। याद रखें कि क्लैरिटी ऑफ थॉट को डेवलप करना एक बहुत ग्रेजुअल स्लो प्रोसेस है जिसमें थोड़ा समय और एनर्जी लगती है। इसलिए ऊपर जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं सब पर काम करते रहें। रोज थोड़ा थोड़ा सुधार आता जाएगा। याद रखें कि अगर रोज 1% भी आप में सुधार आया तो आप साल के अंत में कितने गुना अच्छे हो जाएंगे, 37 टाइम्स अपने से बेहतर हो जाएंगे। छठी बात, एथिकल डायलेमाज एंड केस स्टडीज की सही तैयारी करें। दोस्तों, डिफेंस सर्विसेज के लिए होने वाले जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यूज होते हैं उनमें एक टर्म आता है SRT यानी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसमें कैंडिडेट्स का टेस्ट लिया जाता है कि मुश्किल स्थिति में उसका रेस्पॉन्स
कैसा वो जवाब देता है। सोचिए क्या होगा अगर किसी डरपोक व्यक्ति को आर्मी ऑफिसर बना दिया और कभी उसे मोर्चे पर लड़ने जाना पड़ा। दुश्मन की गोलियों की आवाज़ सुनकर ही वह मोर्चा छोड़कर भाग जाएगा। तो ऐसे डरपोक व्यक्ति फौज में अफसर न बन पाए, इसके लिए सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है। सिविल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट कुछ और हैं। यहाँ एथिकल डायलेमाज और केस स्टडीज दी जाती हैं। वे भी एक तरह से क्या है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट ही हैं, पर इनमें एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की अलग क्वालिटीज देखी परखी जाती है। एथिकल डायलेमाज और केस स्टडीज के जरिए कैंडिडेट की एथिकल रीजनिंग, क्या एथिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को जांचा जाता है। इन दोनों में चलो पहले हम एथिकल डायलेमाज की बात करते हैं। दोस्तों, एथिकल डायलेमाज ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां व्यक्ति दो या दो से अधिक नैतिक सिद्धांतों या मूल्यों के बीच में टकराव का सामना करता है। इन सिचुएशंस का कोई किताबों में दिया गया क्लियर कट सॉल्यूशन नहीं होता। व्यक्ति को अपने फैसलों के परिणामों की बहुत सूक्ष्म विवेचना करनी होती है और तब अंतिम फैसले पर पहुंचना होता है। इंटरव्यू में उम्मीदवारों को गवर्नेंस, सोशल इश्यूज और पर्सनल कंडक्ट एज एडमिनिस्ट्रेटर किसी एथिकल डायलेमा का सामना करना पड़ सकता है। जैसे उदाहरण के लिए एक कॉमन एथिकल डायलेमा एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को लेकर हो सकता है जिसे अपने ही विभाग के भीतर करप्शन के सबूत मिलते हैं। अब उसे फैसला लेना है कि वह करप्शन के बारे में बताकर उसे बाहर उजागर कर अपने ही विभाग के परिचित अफसरों के खिलाफ काम करते हुए उनकी नौकरी को खतरे में डालना है और उनकी नज़र में दुश्मन बनकर अपनी सेफ्टी को भी खतरे में डालना है, या यह कि चुपचाप रहना है और इस तरह करप्शन को चलते रहने देना है। इस बात को समझ लीजिए कि एथिकल डायलेमा से डील करते हुए उम्मीदवारों से उम्मीद की जाती है कि वे दांव पर लगे एथिकल प्रिंसिपल्स और वैल्यूज की पहचान करें कि वे कौन कौन से हैं, अपने हर एक्शन के परिणामों की विवेचना करें, सिचुएशन में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं दोस्तों, सबके हितों को कंसिडर करें और ऐसा सोल्यूशन दें जो एथिकल इंटीग्रिटी को बनाकर रखे और सभी लोगों, समाज व देश के हित में हो। चलिए अब जरा केस स्टडीज से दो चार हुआ जाए। दोस्तों, केस स्टडीज के तहत थोड़े से डिटेल्ड सिनेरियोज आते हैं या रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जिनमें एडमिनिस्ट्रेटर्स के रूप में आपके सामने आने वाली या पब्लिक सर्विस के रोल्स के तहत आने वाली कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को दिखाया जाता है। ये सिनेरियोज ऐसे होते हैं जिन्हें सुलझाने के लिए उम्मीदवार को अपनी नॉलेज, अपनी एनालिटिकल स्किल्स और एथिकल रीजनिंग या लॉजिक का उपयोग करना होता है। यूपीएससी की केस स्टडीज गवर्नेंस चैलेंज, पब्लिक पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, सोशल जस्टिस इश्यूज से लेकर इन्वायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी और क्राइसिस मैनेजमेंट तक किसी के बारे में भी हो सकती है। उदाहरण के लिए कोई केस स्टडी ऐसा सिनेरियो दे सकती है जिसमें हेल्थ केयर के सीमित संसाधनों को पिछड़ी कम्युनिटीज को देने की बात हो और उम्मीदवार से ये कहा जाए कि वह ऐसा तरीका इजाद करे, ऐसा मेथड खोज के लेके आए जिसमें अधिकतम पब्लिक वेलफेयर और समानता को संभव और सुनिश्चित किया जा सके। सुनने में बहुत आसान लग रहा है दोस्तों, लेकिन पसीने छूट जाते हैं। आपके भीतर अगर जातिगत भेदभाव, समाज के वर्गीय वितरण और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की गहरी जानकारी न हो तो आप तो हाथ खड़े कर लेंगे, राइट। केस स्टडीज का विश्लेषण करते हुए आपको पहले तो उसके की इशूज, जो मुख्य मुद्दे हैं, उसमें शामिल स्टेक होल्डर्स की शिनाख्त करनी चाहिए कि कौन कौन है। आप जो कदम उठा सकते हैं उनके एथिकल इम्प्लीकेशंस को इवेलुएट कर लें। उस सिनेरियो में जो भी संबंधित सिद्धांत और लीगल फ्रेमवर्क हैं उन्हें भी लागू कर लें। उसके बाद व्यवहारिक मुश्किलों को देखते समझते हुए एक्शनेबल और तर्कसम्मत सल्यूशन दें। याद रखें कि एथिकल डायलेमाज और केस स्टडीज के जरिए उम्मीदवार के रूप में आपके एथिकल जजमेंट, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और सूटेबिलिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स की जांच की जाती है। इनमें अच्छा करना चाहते हैं तो आपको पूरी निष्ठा, एम्पैथी और पब्लिक इंटरेस्ट में समाज और देश की बेहतरी के लिए दूसरों को सर्व करने के कमिटमेंट को सबसे ऊपर रखना होगा, राइट। तो दोस्तों, एथिकल डायलेमाज और केस स्टडीज से बाहर निकला जाए। अब बात आती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, राइट। तो सातवीं बात
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। दोस्तों, आपकी पर्सनैलिटी जितनी आकर्षक होगी उतना ही इंटरव्यू लेने वालों पर आप पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ पाएंगे। पर्सनैलिटी का मतलब आपकी लंबाई चौड़ाई नहीं, बल्कि इसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी बॉडी लैंग्वेज देखी जाती है कि कितने प्रभाव से आप बात कर पाते हैं, दूसरों को बांध पाते हैं, आप में कितना कॉन्फिडेंस झलकता है, आपकी ह्यूमिलिटी, एम्पैथी और आपके मूल्य भी आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी का ही हिस्सा हैं, राइट। इसलिए इनमें कभी समझौता मत करें, खुद से ज़्यादा दूसरों को प्राथमिकता दें। खुद यानी कि एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में आप, और दूसरे यानी कि वे लोग जिन्हें आप सर्व करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर बनाए गए हैं। कौन? देश की जनता। उन्हें अपने से आगे रखें हमेशा जवाब देते हुए। दोस्तों, अब एक रैपिड फायर सेक्शन में आपको बताऊंगा कि वे कौन कौन सी गलतियां हैं जो ज़्यादातर उम्मीदवार कर जाते हैं और बाद में पछताते रहते हैं। इन्हें जरा ध्यान से सुन लें और मन में गांठ बांध के रख लें। ओवर कॉन्फिडेंस, याद रखें, वाइल कॉन्फिडेंस इज क्रूशियल, ओवर कॉन्फिडेंस कैन बी detrimental. Stay humble and open minded throughout the interview process. लैक ऑफ प्रिपरेशन, तैयारी करने में कोई कसर न छोड़ें, जमकर रिसर्च करें और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मॉक इंटरव्यू जरूर दें, बहुत सारे, राइट। इनकंसिस्टेंट बॉडी लैंग्वेज, पे अटेंशन टू योर बॉडी लैंग्वेज फ्रेंड्स। न बहुत आगे झुकें, न ज़्यादा तन जाएं, सीधे बैठें। मेंटेन आई टू आई कॉन्टैक्ट और चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान बनाए रखें। ध्यान में रखें कि यह जिंदगी की शुरुआत है, अंत नहीं, राइट। इग्नोरिंग फीडबैक, आपके टीचर्स, दोस्तों आदि लोगों ने आपको जो फीडबैक दिया है उसे गंभीरता से लें, उसे नज़रअंदाज ना करें। तो दोस्तों, अब हम वीडियो के अंत के करीब आ पहुंचे हैं। बहुत कोशिश करने के बावजूद मैं इसे बहुत छोटा नहीं रख पाया। खत्म होते होते मैं याद दिला देना चाहता हूं कि कृपया इंटरव्यू के दौरान काम एंड कंपोज्ड बने रहें। इसके लिए बीच बीच में अपनी सांस पर ध्यान दें, राइट। इंटरव्यू देने के लिए समय से पहले पहुंच जाएं। कपड़े जरा जेंटलमैन वाले पहने, फॉर्मल होने चाहिए। कपड़ों से आप इंटरव्यू के प्रति और इंटरव्यू लेने वालों के प्रति सम्मान दिखाते हैं। जितना आप सम्मान दिखाएंगे वो भी आपको सम्मान देंगे, और जो आप वाकई हैं वही दिखाएं भी, नकली न बने। इंटरव्यू लेने वाले घाघ उस्ताद लोग होते हैं, उन्हें उल्लू बनाने की नहीं बल्कि अपनी पारदर्शिता से उनका दिल जीतने की कोशिश करो, जैसा 12वीं फेल में हमारे जो मित्र हैं आईपीएस मनोज करते हैं, सच बोलकर। भले ही वह सच जरूरत से ज़्यादा कसेला होता है। जिन्होंने फिल्म देखी है वे मेरी बात को समझ रहे होंगे, और अगर मेरी बातें आपको पसंद आई और आपको लगता है कि यह वीडियो दूसरों के भी काम का है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, मेरे 10 मिलियन युवाओं को इस चैनल में जोड़ने के मिशन में अपना सहयोग देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम न्यूरोप्लास्टिसिटी पर बात करेंगे। गजब का सब्जेक्ट है। माइंड की खुद को चेंज और एडेप्ट करने की जो काबिलियत है उस पर हम बात करेंगे। इसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यह आपके माइंड को और आपकी जिंदगी को बदल सकता है। इस बात पर ध्यान दें कि आप अतीत और भविष्य को छोड़कर हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में बने रहें, क्योंकि जीवन वहीं से प्रस्फुटित हो रहा है। और अंत में मेरे साथ कहें, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।